हे गाइस, आप सभी लोगों ने मेरी इस डिवाइन पर्सपेक्टिव कहानी को बहुत प्यार दिया और बहुत पसंद किया, लेकिन शायद बदकिस्मती से मुझे इस कहानी को आज के बाद रोकना पड़ेगा क्योंकि मैं चाह कर भी इसके आगे के एपिसोड्स को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन गाइस, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर कभी भी मुझे इसके आगे की कहानी की एक्सेस मिले तो मैं वो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो चलिए गाइस, बिना किसी के चाहत के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, पिछले पार्ट के आखिर में हम सभी लोगों ने देखा था कि मिस्टर माइकल ने यूनर मैडम के प्रॉब्लम को पूरी तरह सॉल्व कर दिया था और प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व करने के लिए उन्होंने वंचाओ कॉर्पोरेशन का 60% शेयर को खरीद भी लिया था। और रही बात वो इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन की, वो तो यूनर मैडम के कंपनी के शेयर को शॉर्ट सेलिंग करते करते लगभग बैंकक्रप्ट हो गया था। बहरहाल अपने यैन भाई तो मिस्टर माइकल के इस काम से बहुत ज्यादा खुश थे। तभी मिस्टर माइकल अपने भैया से पूछते कि आखिरकार वो वंचाओ कॉर्पोरेशन और वो इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के साथ डील कैसे करने वाले हैं। जिसे सुनकर अपने यैन भी तेजी से अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगते। वो सोचने लगते कि कभी भी यूनर मैडम की कंपनी ने इन दोनों कॉर्पोरेशन को गुस्सा नहीं दिलाया था, लेकिन फिर भी ये दोनों कंपनी उनके पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ी थी। फिर अगले ही पल उन्हें याद आता है कि ये दोनों कॉर्पोरेशन मोरान फैमिली के अंडर आता है और उन्हें समझते देख लगते कि इन सभी के पीछे मास्टरमाइंड कौन है। वह दूसरा पूशीलोंग और वेंताओ तो सकते इतियान के सामने अपना दुखड़ा सुना रहा था। सर जी, आपका काम करते करते हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। लेकिन इतियान को तो उनके नुकसान से झाड़ भरी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर वो उन दोनों की शांति के लिए उन्हें बताता है, अब फिक्र नॉट, मैंने यान की जन्म कुंडली निकाल ली है और मुझे पता चल गया कि ऑलमोस्ट यान के साथ उसकी कोई रिश्ते नहीं है, इसलिए अब एक बार मैं यान की खटिया खड़ी कर दूं, तब तुम बड़े आराम से उसके दोस्त की कंपनी को भड़प सकते हो। लेकिन इसे सुनकर भी उन दोनों को राहत नहीं मिलती क्योंकि उन दोनों को पता था कि यैन भैया को अब उन दोनों के बारे में पता चल चुका है और यैन भैया जब तब यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन ये सुनते ही तो इतियान अपनी छाती चौड़ी करके बोलता है, वह यान में इतनी भी हिम्मत नहीं, इतनी भी कर्ज नहीं कि यहाँ पर आकर मुझसे आकर पंगा ले। लेकिन भाई साहब को खुद पता नहीं था कि उनकी जुबान कितनी काली है, क्योंकि उनके ऐसा करते दरवाजे से बड़े स्वैग में एंट्री मारते अपने यैन भैया और कहता है, अच्छा ये बात है। और अचानक से यैन भैया को देखकर तीनों को तो होश उड़ जाते हैं। लेकिन इतियान तो बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उससे लग रहा था कि आज उसे अच्छा मौका मिला है अपने भैया को टपकाने का और उसे कोई कुछ भी नहीं कह सकता, इसलिए वो तुरंत ही अपने भैया पर हमला कर देते हैं। लेकिन इस बार यैन भैया ना खाते कोई रहम, तोड़ देते वो उसका सारा वहम कि वो दोनों ही पावर के इक्वल लेवल पर है। इसलिए तो जैसे यैन भैया का हमला इतियान के हमसे टकराता है, उसका हमला तुरंत ही बिखर जाता है और इतियान उड़ता हुआ एक दीवार पे दस्तक देता है। से एक ही बार में भाई साहब टपक जाते हैं और इतियान को किसी मच्छर की तरह मरते देख वेंताओ और उशीजिलोंग की तो गिक्की निकल जाती, पर तुरंत अपने भैया के सामने झुककर माफी मांग लेते, हमको माफ कर दो, हमको जीने दो, हमारे बाल बच्चे हैं। लेकिन यैन भैया तो उन दोनों मक्खियों पर जरा सा भी भाव नहीं देते और वहां से निकल जाते हैं। लेकिन यही था अपने भैया की सबसे बड़ी गलती, क्योंकि कुछ देर बाद उन दोनों के सामने बैठे थे मोरान फैमिली के बॉस मार के पालती, और जो था शेंगुआंग फैमिली, जहाँ पर उनके सामने बैठे थे शेंगुआन यून, जो बैठे बैठे इतियान को गाली दे रहा था, साला एक नंबर का निकम्मा है, हमारे परिवार का इतना संसाधन कटकने के बाद भी उस यैन नाम के कुत्ते को नहीं हरा पाया, यैन ने उसकी खटिया खड़ी कर दी। यह सुनकर उनके सामने बैठे हुए वेंताओ और उशीजिलोंग भी उनके बातों से होते सहमत कि ऐसे ही उनके गर्दन रहती उनकी धर पर सही सलामत। अब सही कह रहे सर, यैन बहुत ज्यादा ताकतवर है, आप ही है जो उसे हरा सकते हैं। लेकिन शेंगुआन यून अपनी आलस दिखाते हुए कहता है, देख मेरे पास बहुत सारे काम है, अगर उसे संभालना है तो तुम दोनों को ही संभालना होगा। और ये सुनकर फिर उन दोनों की सट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और यून जब उसके बातों को ऐसे इग्नोर करते हुए देखता है तब वो दोनों को घूरते हुए कहते हैं, देखो तुम्हारे पास अब दो ऑप्शन है, पहला हमारे फैमिली के लिए काम करो, जैसा तुम्हारे फैमिली ना ही ठाट बाट की जिंदगी बिताएगी बल्कि पूरे इस चाइना पर राज भी करेगी, या दूसरा पूरे दुनिया से मिट जाओ। ये सुनकर दोनों के होश उड़ जाते हैं क्योंकि आगे शेर तो पीछे मगरमच्छ, वो दोनों करे तो करे भी क्या। लेकिन आखिरकार वो दोनों ठहरे बिजनेसमैन लोग की तो खासियत होती है रिस्क लेना,
इसलिए अपने भैया का इतना डर होने के बावजूद वो फिर से उनके खिलाफ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद यून उन दोनों को वहां से भेज देता और मन ही मन सोच लगा कि इतने वक्त तक उन्होंने अपने भैया को हल्के में ले लिया है, लेकिन अब उन्हें अपने भैया पर ध्यान देना ही पड़ेगा। वह दूसरा यूनर मैडम तो बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि मिस्टर माइकल ने वेंचाओ कॉर्पोरेशन के 60% शेयर को उनके नाम कर दिया था, जिससे वेंचाओ कॉर्पोरेशन अब पूरी तरह से उनके काबू में था। लेकिन वह दूसरा जैन भैया तो अपने टेंशन में थे क्योंकि भले ही वेंचाओ कॉर्पोरेशन अब उनके काबू में था, लेकिन वेंचाओ कॉर्पोरेशन के सभी काम को मैनेज करने के लिए वहाँ पर उनका कोई विश्वास नहीं था ही नहीं। ये सुनकर यूनर मैडम अपने भैया से मुंह फुलाते हुए कहती है, अच्छा तो तुमने फ्यूडन कॉलेज से जिस लड़की को हायर किया था उस लड़की का? और यूनर मैडम कैसे मुंह फुलाते देखिए भैया तुरंत अपनी सफाई देने लगते हैं, अरे नहीं वो तो बस मेरी दोस्त है और कुछ नहीं। और यूनर मैडम भी कहते हैं, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, मैं बस तुम्हारा टेस्ट ले रही थी। लेकिन इसके बाद भी भैया फिर से टेंशन में आ जाते क्योंकि ताई लॉन्ग ग्रुप उन्होंने खड़ा तो कर लिया था, लेकिन वहाँ पर लोगों की कमी हो गई थी। ये तो देख कर यूनर मैडम अपने भैया के कान मलते हुए कहता है, अबे दिन ब दिन तेरा दिमाग बुलेट गाड़ी बनने की बजाय माल गाड़ी की बनती जा रही है। तू भूल गया क्या, तू अभी फ्यूडन कॉलेज में शंघाई का नंबर 1 कॉलेज। और ये आइडिया अपने भैया को बहुत ज्यादा पसंद आता है। तब वो तुरंत निकल पड़ते फ्यूडन कॉलेज से अपने कुछ लोगों को हायर करने के लिए। कॉलेज पहुंच कर जब वो मोटे को अपना सारा प्लान बताता है तब वो मोटा भी खुश होते हुए उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता है और बन जाता है उनका पर्सनल असिस्टेंट और अपना गला फाड़ फाड़ के लोगों को बुलाने लगता है। देवियों सज्जनों, आइए एक अच्छी नौकरी और साल में 1 मिलियन वेतन के लिए यहाँ पर डालिए एक नजर ताकि आपके हाथ से छूट न जाए ये कसर। आइए देवियों सज्जनों। पहले दिन से ही कॉलेज में आते ही अपनी यान भैया बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था, इसलिए जब वो लोग देखते कि यान भैया अपनी कंपनी के लोगों को हायर कर रहे हैं तब सभी तो अपने भैया को घेर लेते हैं और लड़कियां तो उनसे फिल्म और डिनर के लिए पूछते, लेकिन यान भैया सब तुरंत कर देते। लेकिन मोटा भी इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देने वाला था, इसलिए वो अपने वाले पूछता है, लेकिन लड़कियां तो मोटे को नकारने में एक पल भी नहीं लगाता। तभी वहाँ पर आती यूमिन मैडम और अपने भैया से जॉब के लिए एप्लीकेशन लेटर मांगती है। देखकर अपने भैया के तो कुछ ठिकाना नहीं रहता। भले ही उसकी डैड के लिए यूमिन एक नासमझ लड़की है, लेकिन ये भैया को पता था कि यूमिन एक टॉप एजुकेटेड लड़की है और बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। लेकिन फिर भी वो यूमिन से पूछती है, यूमिन क्या तुम्हें सच में जॉब की जरूरत है? तब यूमिन भी हामी देती है और कहती है, हाँ मैं बहुत समय से एक अच्छी जॉब की तलाश कर रही थी। असल में जॉब तो एक बहाना है, यूमिन को अपने भैया के साथ ज्यादा पास रहना है। लेकिन यूमिन की बदकिस्मती थी क्योंकि जैसे उसने कहा कि उसे एक अच्छी सी जॉब की तलाश है तभी वहाँ पर सूट बूट पहने एक बंदा आ जाता है तो स्टाइल मारते यूमिन से कहता है, यूमिन तुम्हें जॉब चाहिए तो पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुम कहते तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा जॉब का इंतजाम कर देता, बस तुम मेरे साथ एक डेट के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन यूमिन उस लड़की को पूरी तरह से नकार देता है और फिर से अपने भैया से एप्लीकेशन फॉर्म मांगने लगता है। देखकर वो लड़का जिसका नाम दाफू था वो भड़कते हुए कहता है, यूमिन तुम्हें पता है ताई लॉन्ग ग्रुप एक अनपॉपुलर कंपनी है, वहाँ पर तुम्हें कोई अच्छी जॉब नहीं मिल सकती। लेकिन यूमिन को तो वो लड़का फूटी आंख नहीं पाता था, इसलिए फिर से वो उस लड़के को नकार देती है और इससे वो लड़का बहुत ज्यादा भड़क जाता है क्योंकि भाई साहब को अपनी ताकत का कुछ ज्यादा ही क्रोध था। इसलिए वो सभी चिल्लाते हुए कहता है, देवियों सज्जनों, क्या आप सभी लोग वेंचाओ कॉर्पोरेशन नौकरी चाहते हैं? ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं और खुश हो जाते हैं क्योंकि वेंचाओ कॉर्पोरेशन शंघाई के टॉप 10 कंपनीज में से एक था जहाँ पर जॉब मिलना स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी बात थी। इसलिए सभी इस मौके का फायदा उठाते। आप सोच रहे कि दाफू साहिब कितने बड़े दिल वाला इंसान है? नहीं, ये दाफू साहिब बहुत बड़ा कमीना है। इसने तो मन सोच लिया था कि एक बार यूमिन इसके हाथ आ जाए फिर तो इन सभी को किसी न किसी बहाने से कंपनी से निकाल देगा। तभी दाफू सभी से चिल्लाते हुए कहता है, दोस्तों मेरे पापा जी वेंचाओ कॉर्पोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव है, इसलिए उनके लिए आप लोगों को नौकरी देना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए मैं आपको बहुत ही अच्छी नौकरी दे सकता हूँ। एक शर्त यह है कि आप सभी लोग ताई लॉन्ग ग्रुप में काम नहीं कर सकते। ये सुनकर सभी तुरंत मान जाते हैं और दाफू के पास अपने रिज्यूमे देने लगते हैं। ये देखकर मोटा तो घबरा जाता है, वो सभी को बुलाने लगता है, लेकिन सभी तो दाफू की तरफ चले गए थे। लेकिन वह दूसरा भले ही बाकी सभी को नहीं पता, लेकिन अपनी पावर्स मिलने के बाद ये भैया भी दुनिया देख चुके थे, इसलिए वो जानते थे कि चीफ एग्जीक्यूटिव होने के बाद भी नौकरी इतनी आसानी से नहीं दी जा सकती। ये तो तभी कोई दे सकता है जब कोई कंपनी में झोल कर रहा हो। लेकिन वह दूसरा भी भैया के पास सभी को ऐसे ही जाते देख यूमिन तो दुखी हो जाती है। उसे लग रहा था कि उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, लेकिन ये भैया अपने दोनों दोस्तों को शांत करवाते हैं और कहते हैं, अब फिक्र न दोस्तों, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इस प्रॉब्लम को चुटकियों में हल कर सकता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद दाफू सभी के रिज्यूमे लेकर यान टेबल पर पटक देता है और कहता है, अब देखता तू कैसे अपनी कंपनी में लोगों को हायर करता है।
दाफू की ये बात सुनकर यून भड़क जाती है और दहाड़ते हुए कहते हैं, दाफू तुमने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। लेकिन दाफू को तो यून के गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो यून के पास जाते हुए कहती है, अगर तुम मेरे साथ डेट के लिए तैयार हो जाती तो शायद मैं उसके साथ ऐसा नहीं करता। और इतना कहती दाफू अपना हाथ यून की तरफ बढ़ाने लगता है, लेकिन इससे पहले उसका हाथ यून तक पहुंचता ये आदमी तुरंत से रोक लेता है और उसके गाल पर एक धड़के दे देते हैं, चटाक। थप्पड़ खाते ही दाफू के तो अंजर पंडित जिले हो जाते हैं, लेकिन वो गुस्सा भी हो जाता है और दहाड़ते हुए कहता है, साले तुझे पता है मैं कौन हूँ? मेरे पापा वेंचर कॉर्पोरेशन का चीफ एग्जीक्यूटिव है और मेरे पापा के कनेक्शन गवर्नर तक भी है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर यून भैया एक हल्की सी मुस्कान देते हैं और ज्यादा कुछ नहीं बोलते और यूनर मैडम को एक मैसेज करते हैं, यूनर अभी के अभी वेंचर कॉर्पोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव को काम को निकाल दो और उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करो। और हाँ, उन्हें थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि इसमें उनके बेटे का बहुत बड़ा हाथ है। और ये इन भैया की ये बात सुनकर दाफू हाँ करके हंसने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद दाफू का था एक मैसेज जो था उसके ऑसम डैड का। असल में उसके पापा ने उसे इतना प्यार दिया कि भाई साहब अपने आप को कहीं का राजा ही समझने लगते, इसलिए उसने अपने पापा का नाम ऑसम पप्पा रखा था। उसे लग रहा था कि पापा हमेशा की तरह उसके ऊपर अपना प्यार बरसाएंगे, लेकिन फोन उठाते ही उसके पापा उसके ऊपर अपनी गालियां बरसाने लगते हैं। अबे साले कुत्ते, तूने किससे गुस्सा दिलाया? तुझे पता है कि मैं तेरी वजह से सस्पेंड हो गया हूँ और पहली बार मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इस वजह से मैं जेल भी जा सकता हूँ। अगर मैं जेल गया ना तो मैं तेरी वाट लगा दूंगा, मैं कह देती हूँ। हाँ भाई साहब का फोन स्पीकर पे था, इसलिए सभी ने ये बात सुनी थी, जिससे तो सभी के होश उड़ चुके थे। लेकिन दाफू की तो पूरी दुनिया ही मानो उलट गई थी क्योंकि कुछ ही पल में वो हीरो से जीरो बन गया था। इसलिए घबराते हुए अपने भैया से पूछते कि आखिरकार वो है कौन। तभी ये बड़े आराम से कहते हैं, मैं कुछ खास नहीं, मैं बस वेंचर कॉर्पोरेशन का एक छोटा सा शेयर होल्डर हूँ, ज्यादा नहीं, बस 60%। और ये सुनकर पब्लिक के तो होश उड़ जाते हैं और यूमिन और मोटा तक वजह से बहुत ज्यादा इम्प्रेस था। लेकिन दाफू का एहसास हो गया था कि इस बार उसने गलत पंगा लिया है, इसलिए वो तुरंत अपने भैया से और यूमिन से माफी मांगती है। लेकिन यूमिन का कोई इरादा नहीं था उसे माफ करने का, इसलिए वो तुरंत उसे नकार देती है। और इसके बाद तो सभी लोग चल पड़ते अपने भैया को अपना रेज़्यूमे देने। अगले दिन येन भैया हनियान को चाय के लिए ऑफिस बुलाती है और उसे वो सारा रेज़्यूमे पकड़ा देता है जिससे उसे फ्यूडन कॉलेज से मिला था, जिससे हानियान को बस सही लोगों की बचत करनी थी और अपने ताइलोंग ग्रुप में शामिल करना था। हानियान इस काम के लिए मान जाती है। तभी वहाँ पर आते हबीन भाई और कहते हैं, भाई माफ करना तेरे डेट में इंटरफेयर करने के लिए, मेरा मतलब तेरे मीटिंग में इंटरफेयर करने के लिए। हबीन भाई की बात सुनकर हानियान शर्मा जाती है। तभी ये से चप्पल लगाते हुए कहती है, अबे असली बात बता, असली बात। तभी हबीन भाई अपने भैया को बता दे कि कल कुछ लोग ताइलोंग ग्रुप में उनसे मिलने के लिए आए थे। जीची उनमें से एक लोग का नाम ईफेंग बता रहा था। ये सुनकर यानवी को समझ नहीं लगती कि बस में बात क्या है, इसलिए वो तुरंत थी, इसलिए वो जितनी जल्दी हो सके निकल पड़ते ताइलोंग ग्रुप के लिए। वहाँ दूसरा ताइलोंग ग्रुप के एक बड़े से ऑफिस में बैठे हुए थे ची भैया और उसके कुछ लोग, और दूसरे था ईफेंग और एक बुढ़ा। यहाँ पर ईफेंग दहाड़ते हुए कहता है, क्या तुम लोग जल्दी जल्दी इसे बुला क्यों नहीं सकते? लेकिन ची भैया बड़े शांत से जवाब देते, आप लोग कल भी आए थे और मैंने कल भी आपसे कहा था कि वो अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसलिए आप बाद में आइए। लेकिन इससे ना ईफेंग मानता है और ना भी बुढ़ा, वो तो दादागिरी दिखाने लगता है, जिससे ची भैया भी भड़क जाता है। इसलिए वो तुरंत सभी गार्ड्स उन सभी को बाहर निकालने के लिए कहता है, जिससे ईफेंग भी भड़क जाता है और वो ची भैया की तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है। लेकिन तभी वो बुढ़ा ईफेंग को रोक देते और कहता है, ईफेंग मैंने बहुत समय से लड़ाई नहीं की, मेरे हाथ पैर थोड़े जाम पड़ गए, इन सभी चूहों को मुझे संभालने दो। यह सुनकर ईफेंग रुक जाता है क्योंकि वो बुढ़ा उसका मास्टर था और उसका मास्टर भी बिल्कुल उसी की तरह का मिला था। वो भी अपने इंस्टेंट को किसी आम इंसान पर इस्तेमाल करने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। इसलिए तो जैसे ही वो आम गार्ड्स बुढ़े को बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ते हैं, बुढ़ा तुरंत उनके ऊपर अपने इंस्टेंट का इस्तेमाल कर देता है और सभी को दूर फेंक देता है। जो देख कर ईफेंग तो हाँ करके हंसने लगता है, लेकिन ची भैया तो फिर से टेंशन में आ जाते हैं। तभी ईफेंग फिर से ची भैया से अपने भैया को यहाँ पर लाने के लिए बोलते हैं, लेकिन ची भैया नहीं मानते और तैयार हो जाते हैं अपने भैया के खातिर मरने के लिए। तभी एंट्री होती है अपने भैया की और वो तुरंत ईफी के हमले पर अपना हमला कर देता है, जिससे ईफेंग का हाथ टूट जाता है और वो दूर उड़ता हुआ चला जाता है। लेकिन अपने स्टूडेंट के आगे घायल होने से बुढ़ा तो बहुत ज्यादा भड़क जाता है। वो तुरंत अपने भैया को घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने के लिए कहता है ताकि वो उसे जिंदा छोड़ सके। लेकिन ये भैया उससे बड़ा शांति से पूछते, क्या तुम्हें पता है कि ईफेंग आम लोगों पर अपने इंस्टेंट का इस्तेमाल करता है? बुढ़ा भी कहता है, हाँ पता है, लेकिन इसमें कौन सी बड़ी बात है, उसने तो बस एक लड़के का पैर ही तोड़ा है।
लेकिन तुमने जो सा चोट पहुंचाया वो बिल्कुल भी माफी का लायक नहीं है। अब एक घुटनों पर बैठो और मुझसे माफी मांगो, नहीं तो। लेकिन ये भाई भी समझ गए थे कि ये बुढ़ा भी लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा, इसलिए ये भाई भी उसे सीधा चैलेंज दे देते हैं, या बुढ़ा देखता है तुझमें कितना दम है। ये सुनकर बुढ़ा सटिया जाता है और अपने सबसे पावरफुल तकनीकों में से एक से अपने पर हमला कर देता है। लेकिन ये भाई तो उसके तकनीक से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होता, इसलिए वो अपनी तकनीक दिखाते हैं। और जैसे ही उन दोनों का हमला एक दूसरे से टकराते है, बुढ़े को तो ऐसा लगता है कि मानो उसने किसी पत्थर पर अपना हाथ दे मारा हो, जिसके बाद वो उड़ता हुआ दीवार में दस्तक देता है। और इनफी तो यकीन नहीं हो रहा था कि उसके मास्टर किसी के सामने इतने ज्यादा लाचार थे। और दूसरे बुढ़े को भी यकीन नहीं हो रहा था कि इतने यंग लड़के के पास इतनी ज्यादा खतरनाक पावर थी, इसलिए वो येन भाई से उनका नाम पूछते हैं। तभी येन भाई भी बड़े आराम से सोफे पर बैठे अपने स्वैग में कहते हैं, अच्छा तो यहाँ पर आने से पहले तेरे चेले ने मेरा नाम नहीं बताया, क्यों है ना। ये सुनकर बुढ़ा तुरंत ही फैंग की तरफ मुड़ता है और अपने भैया के बड़े पूछ लगते हैं। तभी फैंग बताता है कि अपने भैया का नाम है ईहान। और ये नाम सुनकर तो मानो बुढ़े की धड़कन ही रुक जाती है, क्योंकि बुढ़े को पता था कि येन वो इंसान है जिसने लैन में तियान और मोरैन टेंगक्वांग को मारा था। तो गाइस आज के लिए यहीं पर खत्म करते हैं इस कहानी को। गाइस मैं भले इसके कहानी के आगे के पार्ट को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर कभी मुझे इसका एक्सेस मिला तो मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा। तो गाइस चलिए आज के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।